Audio Jungle. Today I am going to start properties of matter. ठीक है, ये चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है. ठीक है, ये टीजीटी और पीजीटी फिजिक्स के लिए है. ठीक है, क्योंकि बेसिक सबके लिए सेम है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या 12th वाले हो या 11th वाले हो. ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, द्रव्य के गुणधर्म गैस यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, किससे रिलेटेड है? गैस से रिलेटेड. तो सबसे पहले इसमें बॉयल्स लॉ आता है, बॉयल का नियम. ठीक है, तो देखिए बॉयल का नियम हम 9, 10 सबसे पढ़ते हैं. तो इसमें क्या है कि जो V होता है, यहाँ लिख रखा फिर भी हम बता दे रहे हैं, V प्रोपोर्शनल 1/P, जबकि T जो है वो कांस्टेंट होता है. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है. इसी से रूल बन जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर देखिए ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो वो आयताकार, ठीक है, अतिपरवला यानी हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ये हाइपरबोला होता है. और अगर हम P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचें P, ठीक है, तो ये एक सरल रेखा होती है, इस तरीके से एक लाइन बनती है. तो ये आपका बॉयल्स लॉ था. अब देखिए इसके बाद है, ठीक है, चार्ल्स लॉ इधर दिया गया है. चार्ल्स लॉ में क्या है, पहले सेकंड नंबर पे ये आएगा, चार्ल्स का आएगा स्थिर दाब पर. यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान की ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, या हम इसको ये कहते हैं, चार्ल्स का जो लॉ होता है B प्रोपोर्शनल T होता है, तो B/T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो इससे फॉर्मूला बन जाता है B1/T1 इज इक्वल टू B2/T2, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. या B बराबर V0 1 प्लस T/273 डिग्री सेल्सियस ये आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारा चार्ल्स का लॉ हो गया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये. फिर इसके बाद आता है दाब का नियम. तो दाब का नियम में क्या होता है, P प्रोपोर्शनल T, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है. फिर आदर्श गैस समीकरण होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT होती है, PV बराबर RT होती है. लेकिन अगर आदर्श गैस की हम 1 मोल की बात करें, यानी आदर्श गैस के मोलों की संख्या अगर n हो, तो PV बराबर nRT फॉर्मूला हो जाता है. फिर ये R जो है, R का यूनिट क्या होगा वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, जूल अपॉन मोल केल्विन निकाला भी है. ठीक है, तो R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है, और ये ATM में होती है. ठीक है, फिर है वर्ग माध्य चाल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो VRMS इज इक्वल टू होता है, हम इसको इस तरीके से, अगर बहुत सारे वेग दिए गए हैं तो उनके स्क्वायर को ऐड करके जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेशर और वर्ग माध्य वेग में संबंध का फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/3 mn/v B वार स्क्वायर, या BRMS स्क्वायर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो फिर P और E के बीच में रिलेशन है, P इक्वल टू 2/3 E होता है, और E बराबर 1/ρB वार स्क्वायर. ठीक है, जहाँ E क्या है, गैस के प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा होती है. ठीक है, फिर VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m, यानी अगर मास कांस्टेंट रहे तो VRMS जो है वो √T के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और वर्ग माध्य चाल तथा अणुभार में संबंध. ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर समान है, तो B1RMS/B2RMS इज इक्वल टू √m2/m1. फिर 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा 3/2RT होती है, और एक अणु की अगर मात्र गतिज ऊर्जा की बात करें, एक अणु की, तो 3/2KT होती है. ये क्योंकि यहाँ R/N इज इक्वल टू, अगर उसमें n अणु है और एक अणु की बात करेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2KT आ जाता है, जहाँ R/N के होता है बोल्ट्जमैन न्यूटन होता है. गैस के अणुओं के बीच की माध्य दूरी इतनी होती है, 37.2 × 10⁻². अगर इसको हम घनाकार माने तो इसके बीच की दूरी जो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होती है. ठीक है, फिर म्यू मोल आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा जो है वो U बराबर 1/2 μF/RT. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर F क्या है, F जो है ये स्वतंत्रता की कोटि है, स्वतंत्र कोटि कहलाती है. ठीक है,
ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंग्लिश में बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक परमाणु के लिए 3 होती है, 2 परमाणु गैस के लिए 5 होती है, और त्रिपरमाणविक गैस के लिए, ठीक है, 7 होती है। तो इस तरीके से है ट्राई एटॉमिक गैसेस। अब ऊर्जा संविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र कोटि जो है, ठीक है, संबद्ध प्रति कण औसत आंतरिक ऊर्जा 1/2 kT होती है। ठीक है, और 1 मोल की अगर बात करें तो 1/2 RT होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, गामा की वैल्यू अगर निकालना है, गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा, तो Cv बराबर mCv होती है, ये होती है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, mCv Cp बराबर mCp होती है, पर यहाँ पर हम बात करते हैं परमाणुकता की। ठीक है, तो Cv की जो वैल्यू होती है वो एक परमाणुविक गैस के लिए 3/2R होती है। ठीक है, और Cp की वैल्यू 5/2R यानी इससे +1 अधिक होती है। और एक परमाणुविक गैस के लिए गामा यानी Cp/Cv का रेशियो की बात करें तो 1.66 होता है। द्विपरमाणुविक गैस के लिए 1.4 होता है, त्रिपरमाणुविक के लिए 1.33 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझनी है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अच्छा, त्रिपरमाणुविक गैसों के लिए F की वैल्यू 6 होती है, यहाँ पर 7 ना होकर के क्या होगी, 6 हो जाएगी। चलिए, अब Cp तथा Cv में संबंध, तो Cp माइनस Cv बराबर R इतने जूल में होता है। अगर बात कैलोरी की करें, ठीक है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 1 जूल बराबर, और 1 कैलोरी जो है, अगर इसको जूल को कैलोरी में बदलना है तो इसमें 4.2 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 जूल में 4.2 कैलोरी हो जाती, तो 4.2 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम गैस की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो +∞ से लेके -∞ तक होती है। ठीक है, तो S बराबर ΔQ/m इंटू ΔT। अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो ΔQ ने ना ऊष्मा ली जाती है ना दी जाती है, तो ΔQ की वैल्यू 0 होगी, इसलिए S की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। ठीक है, ΔQ 0 है तो S भी 0 हो जाएगा। अगर ΔT 0 हो, यानी अगर समतापी है, प्रोसेस कैसा है, समतापी है, यानी उसके ताप में धीरे धीरे टेम्परेचर में चेंज होता है, तो उस स्थिति में इन्फिनिटी हो जाती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, फिर एक परमाणुविक गैसों के लिए अणुओं की केवल 3 स्वतंत्र कोटि होती है, वो हम पहले बता चुके। तो Cv बराबर F/2R होता है, जहाँ F की वैल्यू 3 है तो ये 3/2। Cp की इससे +1 अधिक है, और गामा बराबर 1 + 2/F होता है। ठीक है, इसी प्रकार द्विपरमाणुविक के लिए और त्रिपरमाणुविक के लिए। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना था। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉब्लम से, प्रत्येक गैस आदर्श गैस की समान व्यवहार करती है। तो कोई भी गैस आदर्श गैस की समान व्यवहार तब करेगी जब उसका प्रेशर जो है लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बर्तन में भरी हुई 1 मोल हाइड्रोजन गैस का दाब P है। उसी आयतन के दूसरे बर्तन में 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल हीलियम गैस भरी है, इसका दाब होगा। ठीक है, तो इसमें दाब का नियम लग जाएगा, प्रेशर रूल लग जाएगा। ठीक है, तो उसको हम, ये हो जाएगा कि P1/T1 बराबर वो, तो इस तरीके से लिख दीजिए कि P1/P2 बराबर T1/T2। ठीक है, तो अब देखिए T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और P1 जो है वो P है, तो P1 जो है P है, P2 हमें फाइंड करना है। T1 हमारा 27 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसमें 273 को ऐड कर देते, केल्विन में बदल लेते हैं चूंकि ये, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और T2 कितना हो जाएगा, 127 + 273, तो ये हो गया 300, और ये हो गया 400। ठीक है, तो P2 की वैल्यू जो हमारी आएगी, ठीक है, वो 4/3 हो जाएगी P। ठीक है, तो 4 ये हो गया, तो इसका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का।
थर्ड वाले क्वेश्चन में कह दीजिए 1 मोल नाइट्रोजन गैस के दाब और ताप बदल जाते हैं प्रयोग को निम्न दाब और उच्च ताप पर। तो निम्न दाब जब उच्च ताप की बात हम करेंगे तो इसका मतलब है आइडियल गैस हो गई। कौन सी गैस हो गई? आइडियल गैस हो गई। तो आइडियल गैस के लिए एक सीधी लाइन होती, ग्राफ में क्या होती, ये वाली एक सीधी लाइन जो है ग्राफ में होगी। ठीक है, तो इसको ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन की बात हम करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विभिन्न तापों T1, T2, T3 तथा T4 पर किसी वास्तविक गैस का दाब P बढ़ाने पर आयतन B में परिवर्तन संलग्न चित्र में प्रदर्शित गैस का क्रांतिक ताप है। तो अगर इसका हम ग्राफ जो है इस तरीके से, मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ यहाँ से ऐसे ये इस तरीके से ये ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा चेंज नहीं हो रहा लो और हाई में। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर लो और हाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए T2 से उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, इसलिए ये T2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लो हो जाएगा, ठीक है, ये और लो और हाई इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, जबकि इस वाले में नहीं है। तो ये इसलिए क्रांतिक ताप को ये चीज रिप्रेजेंट करेगी T2 वाले ग्राफ से। 5 में क्या है, देखिए समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्वों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व, m बराबर 2d। ठीक है, तो उनके वाष्प घनत्वों का अनुपात यानी d1 अपॉन d2 बराबर कितना दिया है, 4/9 दिया है। ठीक है, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, तो उनकी वर्ग माध्यमूल चालों का अनुपात होगा। टेम्परेचर कैसा है, समान ताप है। तो देखिए BRMS बराबर होता है √3RT/m। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में ये लिख दें कि B1/B2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2/M1। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी लिख सकते, क्योंकि M प्रोपोर्शनल D के है, तो ये हो जाएगा D2/D1। तो B1/B2 इजिकल टू क्या होगा, 9/4 हो जाएगा। तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये आ गया 3/2। कह रहे 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था का समीकरण है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था का समीकरण है, इसमें से कौन सा समीकरण होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए n बराबर क्या होता है, क्योंकि Pv बराबर nRT होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Pv बराबर nRT। तो n बराबर क्या होता है, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना दिया गया 8 और मोलर मास कितना होगा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मोलर मास जो है वो 32 होगा, तो 1/4 आ गई, n की वैल्यू 1/4 आ गई। तो अब Pv बराबर nRT में n की वैल्यू 1/4 रख दीजिए, ये आ गया Pv बराबर RT/4। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 में क्या है, 750 मिलीमीटर दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 मिलीमीटर दाब पर उस गैस की 2 मोल गैस का आयतन उसी दाब पर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, तो उतना ही रहेगा। ठीक है, देखिए P1 बराबर कितना दिया 50 हो गया, B1 बराबर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, और 100 मिलीमीटर दाब पर उसी गैस की, ठीक है, तो गैस तो वही है। अब P2 बराबर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा देखिए एक चीज और, N1 बराबर हो गया 1 मोल। ठीक है, और N2 बराबर हो गया 2 मोल, ये 2 मोल हो गया। तो B2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब Pv बराबर nRT। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कि P1 B1 और P2 B2
इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये आ जाएगा, क्योंकि T जो है वो सेम है, ठीक है। उसी गैस की 2 मोल का आयतन उसी ताप पर, टेम्परेचर भी सेम है, तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अब देखिए P1 जो है 50 हो गया, ये हो गया 100, P2 कितना हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया, B2 हमें फाइंड करना है। N1 जो है 1 मोल था, N2 2 मोल है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो B बराबर कितना आ गया, 100 ml आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गैस नीयतांक का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो वो पहले हमने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें निकाल के बताया था, जूल पर मोल केल्विन होता है, जूल पर मोल, जूल पर केल्विन मोल, या मोल पहले केल्विन बाद में, ठीक है। और वोल्ट्स में नीयतांक K इज इक्वल टू R अपॉन N होता है, तो 9 का सी करेक्ट हो जाएगा, K इज इक्वल टू R अपॉन N होता है। 10 में क्या है, देखिए, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु, ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है, जब दीवार से टकराएंगे तो उनका वेग जो है चेंज होगा, वेग चेंज होने के कारण उनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए 11 वाले में क्या है, 11 में है, किसी बर्तन में P0 दाब पर गैस, यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे और उनकी चालें दोगुनी कर दी जाएं तो परिणामी दाब होगा, ठीक है। एक दाब जो है पहले, यानी अगर P1 की बात करें तो P1 बराबर P0 है, और सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे, ठीक है, यानी M2 बराबर M1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, और चाल दुगनी कर दी जाए, यानी B2 RMS बराबर B1 RMS अपॉन 2, ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, P बराबर ये होता है 1/3 MN अपॉन V इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें केवल मास से मतलब है। चलिए, तो अगर हम P1 अपॉन P2 की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 M1N, और V ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें चेंज नहीं होना है, और ये VRMS V1 RMS का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1/3 M2N अपॉन V, और ये V2 RMS का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। P1 हमारा P0 है, P2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। M1 हमारा M होगा, और M2 कितना होगा, M/2 होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। B1 हमारा इतना ही रहेगा, B1 RMS का स्क्वायर, और इसको आधा किया गया था, ठीक है। तो ये B1 RMS अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो P0 अपॉन P2 कितना आ गया, देखिए ये जो है 2 पर चला जाएगा, और यहाँ पर जो है, ठीक है, अच्छा ये आधा हो गया तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, 1/, ओहो, ठीक है, 1 मिनट, अब उनकी चालें दोगुनी कर दी जाए, हमने यहाँ आधा लिख दिया, दोगुनी करना, यानी चाल कैसी होगी, डबल होगी, इसकी जो स्पीड है वो डबल होनी है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 B1 RMS का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2/4 हो गया, तो ये 1/2 हो गया, तो P2 बराबर 2P0 आ जाएगा, P2 बराबर कितना आ गया, 2P0 आ गया, तो 11 का भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए 12 क्या है, एक आदर्श गैस की दाब P तथा इसके प्रति एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है, तो P बराबर 2/3E होता है, इसको आप याद रखिए, P बराबर 2/3 होता है। किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो देखिए किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये हो जाएगी
किसी गैस की जो माद गतिज ऊर्जा आएगी वो E बराबर 3/2 RT आएगी। यानी देखिए अगर इसको हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये 13 वाला है, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा 1/2 M BRMS का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये सीधा ही लिख दीजिए, इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट, ठीक है, सीधा लिख दें। चलिए देखिए अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 RT आएगा। E बराबर 3/2 RT, ठीक है। और PV बराबर होता है RT की, तो 3/2 RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV। तो E बराबर कितना हो गया, 3/2 PV। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप सोचो कि E बराबर इतना कैसे आया, तो 1/2 M BRMS का स्क्वायर, ठीक है। और BRMS का स्क्वायर बराबर होता है 3RT/M, ठीक है। तो इसमें अगर ये वैल्यू हम रख दें 1/2 M और जी आ जाएगा 3RT/M, M से M कैंसिल हो गया, तो E बराबर कितना आ गया, 3/2 RT आ गया। ये आ गया जो हमने ऊपर लिखा था वो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, 13 का 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, किसी गैस की अणु की माद गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। उसकी माद गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2 गुनी हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि देखिए P बराबर या E बराबर, अभी अभी फॉर्मूला हमने निकाला 3/2 PV, ठीक है। तो अगर हम आयतन को स्थिर रखकर उसकी दाब को डबल कर दें, उसकी प्रेशर को डबल कर दें, तो जो माद गतिज ऊर्जा है वो भी कैसी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम B को कांस्टेंट रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी स्थिर दाब नहीं आया, स्थिर प्रेशर नहीं आया, देखिए स्थिर आयतन स्थिर आयतन, स्थिर ताप स्थिर ताप, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 में क्या है, परम ताप T पर किसी गैस के अणु की माद गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो उसकी जो माद गतिज ऊर्जा है, ठीक है, तो वो E बराबर 3/2 KT होती है। E बराबर कितना होता, 3/2 KT। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। 16 में क्या है, 1 ग्राम अणु की गैस की माद गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेल्सियस पर E जूल है, तो 627 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। अब देखिए माद गतिज ऊर्जा ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसी से रिलेटेड है, तो इससे क्या बन जाएगा कि E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2, ठीक है। तो T1 कितना 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। 627 और 273 जोड़ोगे, 627 और 273 जोड़ोगे तो 900 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी हो गई, 3 गुनी हो जाएगी, तो 3E आ जाएगा, ठीक है। तो 16 का जो है बी आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, E1/E2 बराबर 1/3, ठीक है। तो E2 बराबर 3E1 आ जाएगा। E2 बराबर कितना हो जाएगा, 3E1 हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा सामान्य ताप तथा दाब पर E है, ठीक है। सामान्य ताप और दाब पर मतलब रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, E है। 273 केल्विन पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक्चुअल में 273 की जगह पे 373 होना था, ठीक है। ठीक है, सामान्य ताप का मतलब है हम अगर उसको 25 डिग्री सेल्सियस मान लें, कितना माने, रूम टेम्परेचर को 25 माने, ठीक है। तो इसको केल्विन में बदलोगे तो 298 केल्विन आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि E1/E2 इज इक्वल टू, तो 298 अपॉन और 273 यहाँ है, तो 273 प्लस 273, ठीक है। तो 3 और 3 6 हो गए, 7 और 7 14 की 4 हो गए, तो 546 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर E है, तो ये 2 से कुछ कम आएगा। अगर इसको हम कैंसिल करें, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने 2 मान लिया, ठीक है, 2 मान लिए, तो इसका मतलब है कि E2 बराबर 2E1 आ जाएगा, ठीक है, या 2E आ जाएगा, ठीक है, तो 2E हो जाएगा, ये इस तरीके से है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 2E आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 18 क्या है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, सब रिलेटेड एक दूसरे से हैं, ठीक है। किसी गैस के अणु की मात्र गतिज ऊर्जा 40 डिग्री सेल्सियस पर ई हुआ है ताप जिस पर इसकी ऊर्जा 2E होगी, ठीक है। तो जैसे हमने 17 करके बताया उसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर ये आएगा डी, ठीक है। एक बर्तन में भरी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं की मात्र गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा, ठीक है। एक बर्तन में भरी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ठीक है, अणुओं की मात्र गतिज ऊर्जा का अनुपात हो गया। देखिए 19 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ई बराबर होता है 3/2 kT, ठीक है। तो मात्र गतिज ऊर्जाओं का ऑक्सीजन गैस भरी है, ठीक है। तो अब जो है ई जो है, ठीक है, वो मास पर, ठीक है, या उनकी मॉलिक्यूलर मास पर, उनकी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, या निर्भर नहीं करती है। तो जब उस पर निर्भर नहीं करती है तो इनका रेशियो 1 आएगा। कितना आएगा? इनका रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 20 में क्या है, एक बर्तन में 1 मोल ऑक्सीजन तथा 2 मोल नाइट्रोजन का मिश्रण 300 केल्विन ताप पर भरा है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मिश्रण दिया गया है, तो इसका मतलब है पूरे मिश्रण के लिए टेम्परेचर सेम होगा, तो जो टेम्परेचर O2 का होगा वही टेम्परेचर N2 का होगा, तो इसलिए इनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 आ जाएगा। इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो भी 1:1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सेम है, मिश्रण का टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर पर भरी है, तो 20 का भी ए हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए कह रहा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप T पर है। ऑक्सीजन के अणु की मात्र गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के अणु की मात्र गतिज ऊर्जा की कितनी गुनी होगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, बराबर रहेगी, ठीक है, क्योंकि ताप कैसा है, समान है, क्योंकि जो मात्र गतिज ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी E प्रोपोर्शनल T। अब टेम्परेचर कैसा है, सेम है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी, ये 22 है, ये 21 है। दूसरा क्या है, ताप T पर अणुभार m की आदर्श गैस की अणुओं का वर्ग माध्यमूल चाल, तो ये फॉर्मूला होता है VRMS बराबर √3RT/m, ठीक है। 23 में क्या है, देखिए कमरे के ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल तथा ऑक्सीजन के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए कमरे के ताप पर तो टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि V1/V2, VRMS है V1/V2 यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, M2/M1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए, तो ये मान लीजिए हाइड्रोजन का है और ये मान लीजिए किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो BH2/VO2 बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इनका अनुपात कितना, 4 आ गया, ठीक है। तो 23 का ये हो जाएगा, 23 का ए आ जाएगा। अच्छा, अब 24 में क्या है, देखिए दो आदर्श गैसों के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल समान है, ठीक है, अणुभार M1 M2 ताप T1 T2 है, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो इसी से ही बन जाएगा, देखिए है ना, VRMS1 इक्वल टू VRMS2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये 24 है, ये ऊपर वाला 23 था, ये क्वेश्चन के अनुसार होगी। अब देखिए VRMS1 कितना है, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो बस 3RT1/M1 इक्वल टू
3R T2/m2 इतना आ जाएगा। ठीक है, 3R से 3R कैंसिल हो गए, तो अब हमें T1/T2 बराबर, देखिए T1/T2 बराबर T2 इधर आ गया तो M1/m2 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 का बी हो जाएगा। बाकी दो इसके ऑप्शन लिखे नहीं है, लेकिन क्या करना है, इसी में मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 25 क्या है, वर्ग माध्य मूल चाल, परमताप टी पर, तो वर्ग माध्य मूल चाल किस पर डिपेंड करती है, रूट टी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, 26 में क्या हो गया, यदि गैस अणु का द्रव्यमान m है तब t पर गैस की अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल होगी। ठीक है, तो 3kT/m हो जाएगी, कि गैस अणु की बात उसने कर दी। वैसे 3RT/m होता है, लेकिन r की जगह k आ गया यहाँ पर। ठीक है, 27 में क्या है, किसी बर्तन में बंद गैस की अणु की वर्ग माध्य चाहिए, यदि दाब दोगुना कर दिया जाए जबकि ताप वही रहे तो वर्ग माध्य मूल चाल होगी। तो देखिए वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो दाब के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दाब चाहे जितना हम कर दें ताप वही रहेगा, तो बी ही रहेगी फिर। ठीक है, क्या होगा, बी ही रहेगी, यानी जितनी पहले थी उतनी रहेगी। ठीक है, 28 में क्या है, ठीक है, किसी ताप पर ऑक्सीजन गैस O2 की वर्ग माध्य मूल चाल बी है। ठीक है, 28 क्या है, VRMS O2 कितनी है, बी है। यदि ताप दोगुना कर दिया जाए यानी T2 बराबर 2T1, तो गैस परमाणविक ऑक्सीजन O में टूट जाएगी। ठीक है, VRMS O, तो चाल हो जाएगी, तो VRMS O हमें फाइंड करना है। चलिए, तो देखिए VRMS O2 VRMS O बराबर 3RT/m होता है। ठीक है, 3RT/m, तो यहाँ पे T जो है वो O2 के लिए हो जाएगा और M O2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ MO हो गया और TO हो गया। चलिए, अब देखिए, तो T2 बराबर 2T1, यानी ये हमारा 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो TO2T हो गया, MO ऑक्सीजन के लिए 16 हो गया, O के लिए है ना, MO2 के लिए 32 हो गया, TO। ठीक है, तो ये T2, तो यहाँ पे 2T हो गया, तो ये 1/4 आ गया, रूट 1/4 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 हो गया। तो अब ये पूछ रहा था तो चाल हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के लिए चाल क्या होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए तो चाल होगी, यानी O2 और VRMS O बराबर 1/2 आ गया, तो डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2B हो जाएगी, इसके लिए ये आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी VRMS O = 2 VRMS O2। ठीक है, डबल हो जाएगी। अब 29 में क्या है, देखिए। ठीक है, 29 में कह रहा है कि 120 केल्विन से 480 तक बढ़ा दिया गया है। यदि 120 केल्विन पर गैस की अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बी है तो 480 केल्विन पर कितनी होगी। ठीक है, तो केवल टेम्परेचर की वहां पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो कि एक ही गैस है, तो VRMS 1/VRMS 2 बराबर √T1/T2। ठीक है, अब देखिए 120 केल्विन था, बढ़ा के कितना कर दिया गया, 480 कर दिया गया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो 1/4 रूट में आया, बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए 30 में क्या है, किसी गैस का परमताप 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि VRMS प्रोपोर्शनल होता है √T के। ठीक है, तो जब इसको 4 गुना करेंगे रूट के बाहर आएगा। ठीक है, तो 2 गुनी हो जाएगी, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया
31 में क्या करे, यदि दाब स्थिर रहे तो वह ताप जिस पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्गमाद मूल चाल सामान्य ताप और दाब पर वर्गमाद मूल चाल की दोगुनी होती है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से ये हो जाएगा VRMS। ठीक है, तो वह ताप जिस पर हाइड्रोजन अणु की वर्गमाद मूल चाल सामान्य ताप और दाब पर वर्गमूल मूल चाल की दोगुनी होती है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि V/2V बराबर, ठीक है, और पहले टेम्परेचर कितना था, यानी अगर इसको हम 27 डिग्री सेल्सियस माने, रूम टेम्परेचर को अगर हम 20 सेल्सियस माने सुविधा के लिए, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, या चलिए 298 लिख दीजिए, 25 मान लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 298 आएगा, ये टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/4 इज इक्वल टू 290 टी, तो टी बराबर आ गया 298 इंटू 4, इतने केल्विन में आया। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32 की 2, वहां से लाई 1 और 3, 4 8 32 की 2, वहां से लाई 3, 4 9 36 और 3 39 की 9, वहां से लाई 3, 4 2 8 और 3 11, 1192 केल्विन आ गया। आंसर डिग्री सेल्सियस में आ रहा, तो इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 12 में से 3 गई 9 आ गई, 8 में से 7 गया 1 आ गया, तो ये 919 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो 919 है नहीं, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में क्या है, देखिए इसी तरीके से 32 हमारा है, एक बर्तन में H2O2 गैसों का मिश्रण एक नियत ताप पर यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, वर्गमाद मूल चालों का अनुपात ज्ञात करना है, तो VRMS H2 अपॉन VRMS O2 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा MO2 अपॉन, ठीक है, क्योंकि VRMS क्या होता है, VRMS प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के, MO2 अपॉन MH2 आ जाएगा। अब O2 का मतलब हो गया 32/2, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, रूट के बाहर आके 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4:1 हो गया। तो 32 का जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 32 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू।